हेलो फ्रेंड्स, आज हम बीएससी फोर्थ सेम प्रोग्रामिंग इन सी एंड न्यूमेरिकल मेथड में चैप्टर 3 की नेक्स्ट वीडियो करेंगे। ठीक है, इसके अंदर हमने पिछले वीडियो में किए थे यूज डिफाइन डाटा टाइप। अब हम फंक्शन पे आ गए हैं, तो देखते हैं द स्कैन फंक्शन। स्कैन फंक्शन क्या होता है? स्कैन एफ फंक्शन क्या होता है? द स्कैन एफ फंक्शन इज यूज टू स्कैन एंड फॉर्मेट इनपुट फ्रॉम द स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस द कीबोर्ड। मतलब जो भी यूज़र कीबोर्ड से कंप्यूटर में डालता है, मतलब इनपुट देता है कंप्यूटर को, तो हमें पता है कंप्यूटर को हमारी लैंग्वेज समझ नहीं आती है, तो वो कंपाइलर जो है हमारी लैंग्वेज को कंप्यूटर लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है ना। उसके बाद जो कंप्यूटर सिस्टम है वो रीड करता है किसके सारे स्कैन एफ फंक्शन के। ठीक है ना। मतलब स्कैन एफ फंक्शन क्या होता है कंप्यूटर में? जो कि इनपुट डिवाइस से डाला गया हो उसको रीड करने में हेल्प करता है। ठीक है। द स्कैन एफ फंक्शन इज़ यूज टू स्कैन एंड फॉर्मेट इनपुट फ्रॉम स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस, एग्जाम्पल कीबोर्ड। दिस फंक्शन कैन बी यूज टू इनपुट एनी कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू, सिंगल करेक्टर एंड स्ट्रिंग। जो ये फंक्शन है अलो करता है हमें कि हम कितना ही इनपुट इसके अंदर डाल सकते हैं। मतलब ये फंक्शन कितना भी इनपुट रीड कर सकता है। ठीक है ना। देखो, इनपुट एनी कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूमेरिकल मेथड, किस न्यूमेरिकल मेथड के कॉम्बिनेशन को, सिंगल करेक्टर के कॉम्बिनेशन को, स्ट्रिंग को, एक्सेट्रा। ठीक है ना। द स्कैन फंक्शन स्टॉप प्रोग्राम एग्जीक्यूशन अनटिल अ वैल्यू इज टाइप इन। जो एग्जीक्यूशन होता है, प्रोग्राम बनता है। ठीक है। जो भी हम लिखते हैं, जिसको हम इनपुट देते हैं, जो भी इनपुट में हम लिखते हैं वो प्रोग्राम, उसके एग्जीक्यूशन से पहले हाँ, मतलब जब रोक देता है वो अपना स्कैनर फंक्शन क्या करता है? स्टॉप कर देता है एग्जीक्यूशन। मतलब प्रोग्राम को जो हमने लिखा है वो आउटपुट में आने नहीं देता जब तक स्कैनर फंक्शन सारा जो इनपुट है वो रीड ना कर ले। ठीक है ना। वो एग्जीक्यूशन रोक देता है। द स्कैनर फंक्शन स्टॉप प्रोग्राम एग्जीक्यूशन अनटिल अ वैल्यू इज टाइप्ड इन एंड द रिटर्न की इज प्रेस्ड। मतलब जब तक फंक्शन लिखा ना जाए और एंटर की प्रेस ना हो जाए तब तक वो एग्जीक्यूशन नहीं करता। द सिंटैक्स ऑफ द स्कैनर फंक्शन इज सिंटैक्स क्या होता है? ये रूल होता है कि कैसे जो सिस्टम है वो रीड करेगा इनपुट को। ठीक है। कैसे रीड करेगा? स्कैनर फंक्शन कैसे रीड करेगा? जो इसको फॉर्मेट स्ट्रिंग बोलते हैं। डबल क्वाट्स फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन स्ट्रिंग, डबल क्वाट्स क्लोज। ठीक है। लिस्ट ऑफ वेरिएबल एड्रेस, मतलब हमारे सिंटैक्स में किसके स्कैनफ के सिंटैक्स में हम पे दो चीज़ें होती है, दो पार्ट होते हैं। एक तो लिस्ट ऑफ वेरिएबल एड्रेस, ठीक है ना, और एक फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन स्ट्रिंग। इसको हम फॉर्मेट स्ट्रिंग भी बोल देते हैं। ठीक है। फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन क्या है? फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन ये एरिया दिया हुआ है जहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर आ सकते हैं। फॉर्मेट स्पेसिफायर मतलब जो भी हम लिखेंगे जिसकी वैल्यू हमें रीड करनी है उसका वो डाटा टाइप स्पेसिफाई करेगा। ठीक है ना। जो भी हम लिखेंगे, मतलब वेरिएबल एड्रेस, यहाँ पे वेरिएबल नेम लिखेंगे जिसके अंदर वैल्यू स्टोर होएंगे। ठीक है। वेरिएबल लिखेंगे। अब वेरिएबल की जो वैल्यू है उसका जो डाटा टाइप है वो कहाँ आता है? फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन में। ठीक है। और जो उसके डाटा टाइप को डिफाइन करता है, मतलब जो वेरिएबल की वैल्यूज़ जो है उसके डाटा टाइप को जो स्पेसिफाई करता है उसको क्या कहते हैं? फॉर्मेट स्पेसिफायर। ठीक है ना। तो फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन कंसिस्ट ऑफ द कन्वर्जन करेक्टर, परसेंटेज होता है इसके अंदर, और एक डाटा टाइप करेक्टर और एक टाइप स्पेसिफायर। मतलब इसके अंदर दो करेक्टर होते हैं। क्या होते हैं? परसेंटेज, और एक करेक्टर होगा जो कि डिफाइन करेगा, स्पेसिफाई करेगा वेरिएबल की वैल्यू का डाटा टाइप। ठीक है। एंड ऑप्शनल नंबर भी आ जाता है। कब आता है? स्पेसिफाइंग द फील्ड विड्थ, जब वो फील्ड विड्थ दिखानी हो। अभी आएगा आगे, मैं आपको दिखाऊंगी। ठीक है। द एम्परसेंड सिंबल जो है ये एन का सिंबल होता है बिफोर ईच वेरिएबल नेम इज़ एन ऑपरेटर। किसी भी वेरिएबल के आगे इसका सिंबल, ठीक है, इज़ एन ऑपरेटर दैट स्पेसिफाई द वेरिएबल नेम एड्रेस। ये क्या बताता है? किसी भी वेरिएबल के अगर आगे आ जाए ये बताएगा वेरिएबल नेम्स एड्रेस। वेरिएबल का जो भी नेम है उसका एड्रेस बताएगा। मतलब हमें कैसे पता होगा कि कोई भी वेरिएबल दिया हुआ है? हमें पता थोड़ा ना होता उसका क्या एड्रेस है।
ठीक है ना, इसलिए हम एम्परसेंड का सिंबल उसके आगे डालते हैं। तो एम्परसेंड सिंबल डालने से क्या हो जाता है, वो चीज़ उसका एड्रेस बन जाती है। ठीक है, वेरिएबल नेम्स एड्रेस। द एम्परसेंड सिंबल प्रोसीडिंग द वेरिएबल इज नेसेसरी व्हेन एवर अ सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यू और करेक्टर्स टू बी रीड। जो एम्परसेंड सिंबल है वो हर एक वेरिएबल के आगे होना चाहिए जब भी हम एक सिंगल वैल्यू को रीड कर रहे हो। ठीक है, हम मतलब कंप्यूटर को जब अगर एक भी सिंबल को रीड करने न्यूमेरिकल वैल्यू को रीड करना है तब ये जो सिंबल है वो आना ही चाहिए वेरिएबल के आगे। ठीक है, अब देखते हैं कि एग्जांपल स्कैनएफ फॉर्मेट स्ट्रिंग आ गई है, उसके अंदर क्या लिखा है, परसेंटेज डी और एम्परसेंड एन। एम्परसेंड एन मतलब एन क्या हम पे वेरिएबल है, एम्परसेंड मतलब वेरिएबल का वो एड्रेस बता रहा है। अब एन वेरिएबल की जो भी वैल्यू है वो फॉर्मेट स्ट्रिंग में फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है उसका डाटा टाइप बताएगा। ठीक है ना, तो परसेंटेज डी तो मतलब डी जो है एक करेक्टर है जो कि डाटा टाइप स्पेसिफाई करेगा किसका, वेरिएबल की वैल्यूज़ का। तो डी का मतलब क्या होता है सी लैंग्वेज में, इंटीजर, मतलब जो भी एन की वेरिएबल है, एन वेरिएबल की जो वैल्यू है वो एक इंटीजर है। ठीक है, परसेंटेज डी वेयर द वेरिएबल एन हैज़ बीन प्रीवियसली डिक्लेयर एज एन इंटीजर। पीछे जो एन वेरिएबल है उसकी वैल्यू क्या डिक्लेयर हो चुकी थी, एक इंटीजर। तो मतलब इसकी जो भी वैल्यू होगी वो क्या होगी, इंटीजर होगी, इसलिए इन्होंने परसेंटेज डी लगाया है क्योंकि हमें वेरिएबल की वैल्यू को स्पेसिफाई करना है और वो किसी करेक्टर से करते हैं। और डी क्या एक करेक्टर है जो कि किसको डिफाइन करता है, एक इंटीजर को। ठीक है, ये नोट में देखो, देयर मस्ट बी अ फॉर्मेट स्पेसिफायर, यहाँ पे एक फॉर्मेट स्पेसिफायर होना ही चाहिए कोरस्पॉन्डिंग टू ईच एड्रेस फील्ड। हर एक एड्रेस फील्ड के लिए यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर होना चाहिए। द स्कैन फंक्शन स्टॉप स्कैनिंग अ फील्ड व्हेनेवर अ वाइट स्पेस कैरेक्टर इज इनकाउंटर। स्कैनएफ फंक्शन क्या करता है, रीड करता है, लेकिन ये रीड स्टॉप कब कर देता है, जब भी एक वाइट स्पेस कैरेक्टर के बीच में आ जाता है तभी वो अपनी रीडिंग बंद कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ये स्कैनएफ फंक्शन है मतलब ये स्कैन करता है, रीड करता है। आगे हम पे प्रिंट एफ फंक्शन, लोग प्रिंट एफ फंक्शन है, एडिट the printf function is used to output or print the printf function is used to output or print a message। जो printf function क्या है, एक मैसेज को प्रिंट करने या फिर आउटपुट देने में हेल्प करता है। पीछे क्या था, स्कैन और रीड, यहाँ पे क्या है, नहीं स्कैन और इनपुट था, यहाँ पे प्रिंट और आउटपुट है। ठीक है, आउटपुट और प्रिंट अ मैसेज आइदर ऑन स्क्रीन और ऑन पेपर। दिस फंक्शन कैन बी यूज टू आउटपुट एनी कॉम्बिनेशन। यहाँ पर भी कोई लिमिट नहीं है, ये भी प्रिंट कितनी भी वैल्यूज़ को कर सकता है, एनी कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज़, सिंगल कैरेक्टर एंड स्ट्रिंग को भी कर सकता है। ठीक है, द मेन पर्पज ऑफ द प्रिंट एफ फंक्शन इज़ टू मूव डाटा फ्रॉम कंप्यूटर मेमोरी टू द स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस। इसका वर्क क्या होता है, पहले बताओ, स्कैन फंक्शन का वर्क क्या था, स्कैनर फंक्शन का क्या वर्क था कि वो इनपुट डिवाइस से इनपुट लेता है। और यहाँ पे प्रिंट एफ फंक्शन का क्या है, प्रिंट एफ फंक्शन देता है आउटपुट डिवाइस को। ठीक है, तो द मेन पर्पज ऑफ द प्रिंट एफ इज़ टू मूव, वो डाटा को मूव करता है कहाँ से, कंप्यूटर मेमोरी से, और कहाँ देता है, टू द स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस। ठीक है, हम कह सकते हैं प्रिंटर एज अ आउटपुट डिवाइस। इन जनरल टर्म द प्रिंट एफ फंक्शन इज रिटन एज, कैसे लिखा जाता है, देखो कंट्रोल स्ट्रिंग में लिखा जाता है। यहाँ पे कंट्रोल जो फॉर्मेट स्ट्रिंग है उसके अंदर क्या है, कंट्रोल स्ट्रिंग लिखी जाएगी, आर्ग्यूमेंट 1 आर्ग्यूमेंट 2 एन। ठीक है ना, यहाँ पे क्लोज हो जाता है। वेयर कंट्रोल स्ट्रिंग रेफर टू अ स्ट्रिंग और डाटा दैट हैज़ टू बी प्रिंटेड। ये जो कंट्रोल स्ट्रिंग है ये हमें क्या बता रहा है, स्ट्रिंग या फिर एक डाटा जो कि हमें प्रिंट करना है, मतलब कंप्यूटर को जो प्रिंट करना है। इट ऑल्सो इंक्लूड फॉर्मेटिंग इंफॉर्मेशन फॉर द वेरिएबल प्रेजेंट इन द आउटर डाटा स्ट्रीम। पीछे हमने देखा था कि वेरिएबल का जो भी डाटा है वो कौन स्पेसिफाई करता है, फॉर्मेट स्पेसिफायर। इसके अंदर भी जो भी हम पे आउटपुट डाटा है उस वेरिएबल में जो भी आउटपुट डाटा
डाटा आएगा उसके लिए यहाँ पे फॉर्मेटिंग इंफॉर्मेशन भी होती है, जैसे पीछे था। द आर्ग्यूमेंट में बी कॉन्स्टेंट, जो आर्ग्यूमेंट थे ARG1 थे, ARG2, ARGN थे, ये क्या हो सकते हैं, कॉन्स्टेंट भी हो सकते हैं, सिंगल वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, एरे भी हो सकते हैं। एरे है नेम मतलब हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, आगे आएगा। और मोर कॉम्प्लेक्स फंक्शन भी हो सकते हैं। एरे ARG1, ARG2, ARG so on, ARGN are the argument that represent the इंडिविजुअल आउटपुट डाटा आइटम। ये सभी क्या रिप्रेजेंट करते हैं, इंडिविजुअल आउटपुट डाटा आइटम। ये सभी सिंगल इंडिविजुअली आउटपुट डाटा हमें देंगे। कंसिडर द फ्लोइंग एग्जांपल, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। प्रिंट एफ, हम पे स्ट्रिंग आ गई है, उसके अंदर हम पे जो डाटा लिखा जा रहा है या फिर हम कह सकते हैं स्ट्रिंग लिखी जा रही है। वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ सी प्रोग्रामिंग। तो प्रिंट एफ का मतलब तो प्रिंट ही करना होता है, तो जो स्ट्रिंग के अंदर जो भी सिस्टम है वो प्रिंट करके देगा। तो हम पे क्या आंसर आ जाएगा, वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ सी प्रोग्रामिंग। द कैरेक्टर स्ट्रिंग टू बी प्रिंटेड इन अ सीरीज ऑफ कैरेक्टर स्ट्रिंग एंड एंडिंग विद डबल कोटेशन मार्क ऑफ द क्लास। इसने लिखा है जो स्ट्रिंग कैरेक्टर स्ट्रिंग्स है जो भी हमें प्रिंट करनी है वो किसके अंदर आती है, डबल कोटेशन मार्क से स्टार्ट होती है और डबल कोटेशन मार्क से एंड होती है। दिस पंचुएशन मार्क सिग्निफाई द स्टार्टिंग एंड एंडिंग ऑफ द कंट्रोल स्ट्रिंग और इन अदर वर्ड्स इट सर्व टू डिलिमिट इट। जो ये पंचुएशन है ये क्या कर देती है, ये सिग्निफाई करती है, स्टार्टिंग और एंडिंग बताती है हमें। और इन शॉर्ट हम कह सकते हैं एक लिमिट दे देते हैं कि यहाँ से यहाँ तक हमारा जो भी प्रोग्राम है यहीं तक रीड करना है, इसके आगे जो होगा मतलब जो कंट्रोल स्ट्रिंग के बाहर होगा वो नहीं रीड करेगा, ठीक है ना। whenever it is needed to include double quotes as part of a string it must be preceded by a backslash। जब हमें क्या करना होता है, किसी भी डबल कोट्स को अगर हमें स्ट्रिंग का पार्ट बनाना हो, कॉन्स्टेंट कौन सा होता है, कंट्रोल स्ट्रिंग का अगर हमें पार्ट बनाना होता है, देखो नीरज जो लिखा हुआ है इसके साथ डबल क्वैट्स है ना, जो कि कंट्रोल स्ट्रिंग का ही पार्ट है, ठीक है ना। तो जब भी हमें इसको पार्ट बनाना होता है तब क्या लगाते हैं हम, बैक स्लैश। देखो डबल क्वैट्स के पहले भी हमने एक ब्लैक स्लैश लगाया, डबल क्वैट्स के पहले भी ब्लैक स्लैश लगाया, ठीक है, बैक स्लैश लगाया। द अबोव स्ट्रिंग एंड विद 2 डबल कोटेशन मार्क, द फर्स्ट इज पार्ट ऑफ द कैरेक्टर स्ट्रिंग। सबसे पहला कौन सा है, कैरेक्टर स्ट्रिंग का है, किसका पार्ट है, कैरेक्टर स्ट्रिंग है। वाइल द सेकंड मार्क द एंडिंग ऑफ द स्ट्रिंग, जो सेकंड मार्क है वो मैं बताती हूँ आपको कैसे किया हुआ इन्होंने कहा जो फर्स्ट है, ये फर्स्ट किसका है, कैरेक्टर स्ट्रिंग का पार्ट है। नीरज एक कैरेक्टर स्ट्रिंग है ना, इसका पार्ट है। और सेकंड जो कि स्ट्रिंग की, कंट्रोल स्ट्रिंग की एंडिंग बता रही है, ये वाला ये जो सेकंड पे था, ठीक है ना। उसके बाद देखो माई नेम इज़ नीरज, प्रिंट हो गया, क्या आएगा, माई नेम इज़ नीरज। नीरज किस में था, डबल कोटेशन मार्क में था, वही आया। मोर एवर देयर कैन बी ओनली वन कंट्रोल स्ट्रिंग इन द प्रिंट एफ स्टेटमेंट। ये लेकिन इसकी एक लिमिट है कि प्रिंट एफ फंक्शन में प्रिंट वो उसको ही करके देगा जिसके अंदर सिर्फ एक कंट्रोल स्ट्रिंग होगी। एक से ज़्यादा कंट्रोल स्ट्रिंग होगी तो वो अलो नहीं करेगा, ठीक है। देखो दिस इज़ टू से द स्टेटमेंट, इसके अंदर विल एक कंट्रोल स्ट्रिंग में है, यू भी एक कंट्रोल स्ट्रिंग में है, क्योंकि इसके अंदर बैक स्लैश नहीं लगा हुआ किसी भी स्ट्रिंग से पहले। इसका मतलब ये सभी सिंगल इंडिविजुअल कंट्रोल स्ट्रिंग को इंडिकेट करते हैं जो कि अलाउड नहीं है। दिस इज़ टू से द स्टेटमेंट वुड नॉट वर्क, ऑल द स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट द फर्स्ट विल बी इग्नोर। फर्स्ट को छोड़ के बाकी सभी इग्नोर हो जाएगी। द interesting part of printf statement is that black space is also counted as character in the string। इसके अंदर क्या है एक इंटरेस्टिंग पार्ट कि इसके अंदर ब्लैक स्पेस आ जाए, इसमें वाइट स्पेस था पीछे में, जो कि वाइट स्पेस आ जाता है तो क्या होता है इसके अंदर रीडिंग वहीं स्टॉप हो जाती है। लेकिन यहाँ पे अगर ब्लैक स्पेस आ जाए तो वो एज अ कैरेक्टर काउंट होगा।
मोर अबाउट प्रिंट एफ फंक्शन क्या है? प्रिंट एफ फंक्शन वी हैव डिस्कस सो फार ओनली प्रिंट स्ट्रिंग और सिंपल स्टेटमेंट। अभी अभी हमने देखा कि जो प्रिंट एफ फंक्शन है अभी तक सिर्फ सिंगल स्टेटमेंट्स को क्या कर रहा है? प्रिंट कर रहा है। हाउएवर द कंट्रोल स्ट्रिंग में कंटेन वर्सेटाइल करैक्टर ग्रुप, लेकिन कंट्रोल स्ट्रिंग के पास क्या क्या हो सकता है? कई सारे वर्सेटाइल करैक्टर ग्रुप, मतलब वर्सेटाइल करैक्टर उनकी कई सारी वैल्यूज़ हो सकती है। द कंट्रोल स्ट्रिंग कैन कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल ग्रुप ऑफ करैक्टर। जो कंट्रोल स्ट्रिंग हो सकती है उसके बाद क्या क्या कंसिस्ट हो सकता है? इंडिविजुअल ग्रुप ऑफ करैक्टर, मतलब सबकी अपनी अपनी एक वैल्यू हो, ऐसे भी करैक्टर उसके अंदर आ सकते हैं। वेयर वन करैक्टर ग्रुप इज़ फॉर ईच आउटपुट डाटा आइटम, जो कि हर एक करैक्टर ग्रुप के पास हर एक आउटपुट डाटा आइटम, मतलब यहाँ पे वैल्यू, मतलब वेरिएबल की अपनी अपनी एक वैल्यूज़ होंगी। डाटा आइटम यहाँ पे क्या है? वैल्यूज़ है, ठीक है ना। ईच करैक्टर ग्रुप मस्ट बिगिन विद अ परसेंटेज साइन, जो भी हर एक करैक्टर ग्रुप है उसको किससे स्टार्टिंग करनी होगी? परसेंटेज साइन के साथ। इन दिस सिंपलेस्ट फॉर्म एन इंडिविजुअल character group will consist of the percentage sign following by the conversion character indicating the type of the corresponding data type। इसके अंदर क्या है? जो कन्वर्जन करैक्टर है, परसेंटेज के बाद जो कन्वर्जन करैक्टर है वो फिर से क्या बता रहा है? टाइप ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग डाटा आइटम। हमने बताया कि डाटा आइटम क्या होती है? वेरिएबल की वैल्यू, तो उसका ही टाइप बताता है इसके अंदर भी कन्वर्जन करैक्टर। द प्रिंट एग्जांपल देखो, इंट आई इज इक्वल टू 2, मतलब इंटीजर है आई तो उसकी वैल्यू इंटीजर ही होगी। जे इज इक्वल टू 3, जिस इसकी भी वैल्यू इंटीजर है, जो कि डी हमें बता रहा है। परसेंटेज डी लिखा हुआ है ना दोनों साइड, ई इज़ परसेंटेज डी, जे इज़ परसेंटेज डी। आई जे हमारा क्या है? यहाँ पे वेरिएबल्स है, ठीक है ना। एड्रेस ऑफ द वेरिएबल। द प्रिंट एफ स्टेटमेंट हैव करैक्टर एज वेल एज इंटीजर। हमने देखा प्रिंट एफ स्टेटमेंट में क्या है? इंटीजर भी है और करैक्टर्स भी है। इन द कंट्रोल स्ट्रिंग में एंड हैव 2 इंटीजर वेरिएबल, और हम पे कितने वेरिएबल्स हैं? 2 इंटीजर, आई एंड जे एज इट्स आर्ग्यूमेंट, इसके आर्ग्यूमेंट की तरह। पीछे आर्ग्यूमेंट थी ना, इसकी जगह क्या है? आई और जे। द आउटपुट प्रोड्यूस इज, क्या आएगा हम पे आउटपुट? द वैल्यू ऑफ आई इज़ 2 एंड जे इज़ 3, क्योंकि परसेंटेज की डी किसको रिप्रेजेंट करता है? वेरिएबल्स की वैल्यू को, ठीक है। इन द आउटपुट द वैल्यू ऑफ डाटा आइटम इज़ रिप्लेस्ड बाय इस कन्वर्जन करैक्टर परसेंटेज डी। इसमें क्या लिखा हुआ है कि जो डाटा आइटम की वैल्यू है वो रिप्लेस हो चुकी है। किससे रिप्लेस हुई थी? हमारे कन्वर्जन करैक्टर परसेंटेज डी से। बस इसी पैराग्राफ में यही लिखा हुआ है। सिमिलरली देखते हैं हम, सिमिलरली कंट्रोल स्ट्रिंग में कंटेन अदर डाटा टाइप ऑल्सो बाय यूजिंग कन्वर्जन करैक्टर। ये जो है कंट्रोल स्ट्रिंग में कंटेन अदर डाटा टाइप, इसके पास कहीं और सारे डाटा टाइप आ सकते हैं बाय यूजिंग कन्वर्जन करैक्टर यूज़ करके। मतलब परसेंटेज सबके आगे होगा लेकिन करैक्टर चेंज हो सकते हैं, सी डी ई एफ, ठीक है, ये सभी चेंज हो सकते हैं और ये भी डाटा टाइप बता सकते हैं। मल्टीपल करैक्टर ग्रुप कैन बी कंटीजियस और दे कैन बी सेपरेटेड बाय अदर करैक्टर इंक्लूडिंग वाइट स्पेस करैक्टर। ये करैक्टर क्या हो सकते हैं? कॉन्टीजियस, मतलब साथ में भी हो सकते हैं या फिर सेपरेट भी हो सकते हैं। किससे? बाय अदर करैक्टर, किसी और करैक्टर से, ठीक है। दीज अदर करैक्टर आर सिमिलरली ट्रांसफर डायरेक्टली टू द आउटपुट डिवाइस वेयर दे आर डिस्प्ले। अगर कोई भी दूसरा करैक्टर आया तो वो क्या हो सकता है? डायरेक्टली ट्रांसफ़र हो जाता है कहाँ पे? आउटपुट डिवाइस पे, ठीक है, जहाँ पे वो डिस्प्लेस होना था। द यूज़ ऑफ ब्लैक स्पेस एज करैक्टर ग्रुप सेपरेट इज़ क्वाइट कॉमन। हमें पता है ब्लैक स्पेस क्या होता है? एज करैक्टर माना जाता है, इसलिए अगर ब्लैक स्पेस आ गया बीच में किसके? कन्वर्जन करैक्टर परसेंटेज और एक करैक्टर के बीच में अगर ब्लैक स्पेस आ गया तो वो एज आ करैक्टर ही रिप्रेजेंट होगा, ठीक है ना। तो मतलब हमारा जो कन्वर्जन करैक्टर है वो सेपरेट हो जाएगा किससे? ब्लैक स्पेस से, जो कि कंप्यूटर की लैंग्वेज में क्या है? एक करैक्टर ही माना जाता है, ठीक है। ये सभी हम पे है। परसेंटेज सी का मतलब क्या है? कि वो एक सिंगल करैक्टर है। डी क्या है? साइन इंटीजर है। साइन इंटीजर क्या होते हैं? जिसके पास पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू दोनों हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये कुछ एग्जांपल्स हैं लेकिन इन पे कुछ रूल अप्लाई हुए हैं जो कि ये जो ब्लैक में पैराग्राफ है जो ये डिफाइन करते हैं। मैं आपको इन शॉर्ट बता देती हूँ सब, ठीक है। केस फर्स्ट, परसेंटेज सी
स्लैश एन डबल कोटेशन। स्लैश एन का मतलब क्या आता है, न्यू लाइन। न्यू लाइन में हम पे करेक्टर डिस्प्ले होगा। ए लिखा हुआ है, शो आ करेक्टर, मतलब परसेंटेज सी की हमें पता है, जैसे इसके अंदर परसेंटेज डी की वैल्यू किसने ले ली थी, वेरिएबल की वैल्यू ने, ठीक है ना। अब वेरिएबल की वैल्यू देखते हैं। अब ए की वैल्यू, वेरिएबल ए है, अब ए की तो कोई वैल्यू नहीं है, इसका मतलब ए किसके इक्वल ही होगा, ए के इक्वल होगा, इसलिए परसेंटेज सी किसकी, ए किसकी जगह ले लेगा, परसेंटेज सी की। शॉन एंड इंटीजर, इसके अंदर भी कुछ भी नहीं दिया हुआ है, 4 5 6, इसकी भी कोई वैल्यू नहीं दी है, इसलिए भी इसकी भी वैल्यू सेम ही होगी 4 5 6, जो कि किसकी जगह ले लेगी, परसेंटेज डी की। देखो यहाँ पे प्रिंट होके आया, केस फर्स्ट में ए आया, केस सेकंड में 4 5 6 आया। नेक्स्ट में भी इक्विवेलेंट टू द अबव, इसने लिखा हुआ है कि सेम है अबव से, इसलिए इसके थर्ड केस में भी 4 5 6 आया है। नेक्स्ट ऑल्सो डिफॉल्ट टू द विड्थ ऑफ नंबर एज अबव, इसने कहा है कि विड्थ अगर हम बढ़ा दें, हमें कहा था ना कि कोई भी नंबर आ सकता है इसके बीच में। कौन कौन से कन्वर्जन करैक्टर थे, परसेंटेज था और एक डाटा टाइप करैक्टर था, जो कि हम ई सी डी ई कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसके अंदर एक नंबर भी हो सकता है जो कि फील्ड विड्थ को बताएगा। यहाँ पे आया हुआ है 2, लेकिन अगर हम प्रिंट एफ में देखें तो इसका कोई भी वैल्यू नहीं होता, मतलब इसका बिल्कुल सेम ऊपर वाली जैसे वैल्यू आती है, इसलिए 4 5 6 की किसकी जगह ले लेगा, 2D की, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इसकी वैल्यू पे, ठीक है। नेक्स्ट परसेंटेज 9D, अब इसने कहा है 9D है, एक पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है ना, तो राइट जस्टिफाई इन द फील्ड ऑफ 9 के फील्ड में वो क्या हो जाएगा, राइट जस्टिफाई। जब भी कोई पॉजिटिव नंबर, मतलब परसेंटेज 9D क्या है, एक पॉजिटिव है, परसेंटेज के बाद 9 क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर के कारण ही क्या हो जाएगा, राइट जस्टिफाई, राइट साइड मूव हो जाएगा। देखो 5th केस में हुआ है ना, 4 5 6 राइट साइड में लिखा गया है, ठीक है। अगर कोई नेगेटिव नंबर हो 6th केस में तो वो क्या होगा, राइट जस्टिफाई, लेफ़्ट जस्टिफाई, जो कि लेफ़्ट में लिखा गया है। देखो 6th केस में 4 5 6 लेफ़्ट में लिखा गया। 7th केस में देखो 8D पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर कहाँ जाता है, राइट जस्टिफाई, राइट जस्टिफाई में कौन जाएगा, -4 5 6, जो कि 7th केस में आया हुआ है। अब इसने क्या कहा है, प्रिंट इन द फ्रंट फॉर्मेट विथ 6 डेसिमल डिजिट, इसमें मेंशन है कि 6 डेसिमल डिजिट के साथ हमें डेसिमल एडजस्ट करना है, ठीक है ना। लेकिन आप देखो अगर ना भी लिखा हो तो अगर हम परसेंटेज एफ अगर लगाएं तो उसके अंदर 6 डेसिमल डिजिट पे ही एडजस्ट करते हैं हम, ठीक है ना। अब देखो 1 2 3.4 5 6, हमें इसको 6 डिजिट पे, इसमें 5 डिजिट है, हम 1 पॉइंट कर देंगे क्योंकि पॉइंट से पहले एक ना एक वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। 1.23456, अब पॉइंट के बाद तो 5 वैल्यू रहेगी है, लेकिन हमें तो 6 चाहिए, इसलिए 6 के बाद हम एक 0 लगा देंगे। नहीं, इसमें क्या किया हुआ है, 123.456 यही रहेगा, ये कहीं नहीं जाएगा डिजिट, 1234.45, क्योंकि इसके अंदर कोई कंडीशन दी हुई है, आगे देंगे उसके बेस पे हम कन्वर्ट करेंगे। जब ई आता है ना उसके अंदर हम एडजस्ट करते हैं, बट एफ़ वाले में कोई एडजस्टमेंट नहीं होती है, बट एफ़ वाले में 6 डिजिट पर ही लगता है, ठीक है ना। तो अभी तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, हमें 6 चाहिए, ठीक है, इसलिए क्या करेंगे, पॉइंट के बाद 4 5 6 0 0 0 6 डिजिट हो गई है, ठीक है। अब उसने क्या, प्रिंट इन ई फॉर्मेट, ई फॉर्मेट में हमें प्रिंट करना है। ई फॉर्मेट में कैसे करेंगे, ई फॉर्मेट में ऐसे करते हैं कि जो भी डिजिट है उसके बाद कितने करैक्टर हों, 6 करैक्टर होते हैं, ठीक है ना। अब देखो कैसे कन्वर्ट करेंगे, 987.654 है, हमें 6 चाहिए, लेकिन एक डिजिट आगे होनी चाहिए, इसलिए 9.87654। अब पॉइंट के बाद तो 5 रह गए हैं, पॉइंट के बाद 5 रहने के कारण हम एक और 0 लगा देंगे, और ई कहाँ चला जाएगा, +2। क्यों, अगर हम ई को खोलें, ई +2 का मतलब क्या है कि 10⁻² है, ठीक है। अगर इसको खोलें और 9.876540, ठीक है, अगर हम पॉइंट को खोल दें तो बाय में क्या आएगा, 1 के बाद 6 0 आ जाएगी, इंटू 10⁻²। तो अगर इसको कैंसिल आउट करें तो हमारा आंसर क्या आएगा, 987.654 ही आएगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं, प्रिंट इन एफ फॉर्मेट, हमें पता है एफ फॉर्मेट में क्या होता है, 6 डिजिट पे होता है,
बट इसने मेंशन कर दिया है कि 2 डेसिमल प्लेस पे होना चाहिए, ठीक है। 2 डेसिमल प्लेस होने के कारण 987.654 हमें पता है इसके अंदर कोई हम कन्वर्ट नहीं करते हैं, लेकिन अगर हमें 2 डेसिमल प्लेस चाहिए तो हम 4 को यहाँ से हटा देंगे। देखो मैं दिखाती हूँ। ये देखो यहाँ पे अगर नॉर्मली तो क्या होता है इसके अंदर 6 होता है तो हम 3 0 लगा देते हैं। अब इसने क्या 2 डेसिमल प्लेस पे आना चाहिए, इसलिए हम यहाँ से 4 कैंसिल कर देंगे, ठीक है। 4 कैंसिल हो गया, 987.65 आ जाएगा, ठीक है। वो नेक्स्ट देखते हैं, प्रिंट इन ई फॉर्मेट इन द फील्ड ऑफ 12 विद 3 डेसिमल प्लेस। अब उसने क्या कहा है ई फॉर्मेट में। ई फॉर्मेट में फिर से क्या होता है 6 डिजिट पे ही होता है, हम 6 डिजिट करेंगे, बट उसने क्या कह दिया 3 डेसिमल प्लेस पे होना चाहिए। 3 डेसिमल प्लेस पे होने के लिए क्या करेंगे हम 9 के पहले तो हम क्या करेंगे इसको कन्वर्ट करेंगे। वेट मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये देखो हम पहले इसको कन्वर्ट करेंगे 6 में 9 पॉइंट जो ई का रूल है, ठीक है 7 6 5 4 1 0, क्योंकि हमें 6 करना होता है और ई की क्या बन जाती है +2, ठीक है, क्योंकि इसको सोल्व करने पे हम पे सेम ऊपर वाली वैल्यू आती है। अब उसने क्या कहा है 3 डेसिमल प्लेस पे आना चाहिए, 3 डेसिमल प्लेस बचना चाहिए, तो हम इसको कैंसिल कर देंगे ताकि पॉइंट के बाद हम पे सिर्फ 3 डेसिमल प्लेस ही बचे, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं केस 12 परसेंटेज एस वंडर। इसमें सिर्फ परसेंटेज एस है, स्ट्रिंग है, एस का मतलब स्ट्रिंग है, तो वंडर किसकी जगह ले लेगा स्ट्रिंग की, ठीक है। अब देखो हमने कहा जो ये ब्लैक में है रिमार्क है, ये क्या होगा बिल्कुल सेम इसके अंदर वही रूल लिखे हुए हैं जो मैंने अभी आपको बताया है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं 3.15 आर्टिकल द न्यू लाइन करेक्टर। मैंने अभी आपको बताया था कि स्लैश और एन लिखने से क्या हो जाता है कि वो न्यू लाइन कन्वर्ट हो जाती है। प्रिंट मान लो देखो अब द न्यू लाइन करेक्टर इज इक्विवेलेंट टू द टाइप राइटर कैरेज रिटर्न विच एडवांस द आउटपुट टू द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट लाइन। इसमें क्या होता है नेक्स्ट लाइन के शुरू होने से पहले ही वो आउटपुट दे देता है अगर हम स्लैश एन ना लगाए, न्यू लाइन करेक्टर ना लगाए, तो क्या करता है आउटपुट हमें दे देता है टू द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन के बिगिनिंग से पहले, ठीक है ना। द प्रिंट एफ फंक्शन डज नॉट प्रिंट सब्सिक्वेंटली इंफॉर्मेशन इन द नेक्स्ट लाइन ऑटोमेटिकली। वो अपने आप ही कोई भी फंक्शन नेक्स्ट लाइन में कन्वर्ट नहीं करेगा। जैसे हम करते हैं व्हाट्सएप पे, अगर हम देखें अगर हमें नेक्स्ट लाइन पे जाना होता है उस पर एक ऑप्शन होता है लास्ट में कीबोर्ड पे कि नेक्स्ट लाइन पे जाना है, लेकिन उसमें कोई ऑप्शन नहीं होता है। हमें क्या करना पड़ेगा स्लैश एन डालेंगे तभी उसको पता चलेगा कि हमें न्यू लाइन पे जाना है, ठीक है ना। अब देखो हमने एग्जांपल ले लिए हैं, आपको मैं सॉरी अब देखो इसने ये लाइन लिख दी है, हमने ये एक स्टेटमेंट दी है, एक ये स्टेटमेंट दी है, एक ये स्टेटमेंट दी है, बट इन दोनों में कोई हमने स्लैश एन नहीं लगाया, बट इसमें स्लैश एन हमने ऐड की है। तो मतलब ये हमें लगातार ये दोनों तो हमें लगातार आउटपुट देते जाएंगे नेक्स्ट लाइन के शुरू होने से पहले, ठीक है ना। अब देखो ये देखो ये शुरू हो गया, दिस एग्जाम्पल डेमोस्ट्रेट द इम्पोर्टेंस ऑफ द न्यू लाइन करेक्टर। इम्पोर्टेंस ऑफ द न्यू लाइन करेक्टर इसके साथ ही ऐड हो गई है ना फर्स्ट वाली के साथ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे न्यू लाइन करेक्टर है ही नहीं था, इसलिए वो नेक्स्ट लाइन में नहीं आया, बट इसमें तो है न्यू लाइन करेक्टर जो कि फिर नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करेगा, ठीक है। द आउटपुट ऑफ द सेकेंड स्टेटमेंट स्टार्ट इमीडिएटली आफ्टर द, जो सेकेंड स्टेटमेंट थी वो इमीडिएटली आउटपुट उसका आने लग गया किसके फर्स्ट के साथ इसका भी अपने आप आउटपुट आने लग गया। इसका मतलब क्या है इसने आउटपुट को एडवांस कर दिया टू द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट लाइन के बिगिनिंग होने से पहले ही उसने उसी लाइन में स्टार्ट कर दिया क्योंकि यहाँ पे न्यू लाइन कैरेक्टर नहीं था। द कंट्रोल स्ट्रिंग इन द थर्ड स्टेटमेंट स्टार्ट विद सिंबल स्लैश एन। दीज टू
एडजेसेंट सिंबल टुगेदर रिप्रेजेंट द न्यू लाइन करेक्टर, और यही करेक्टर हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, न्यू लाइन करेक्टर। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस द आउटपुट ऑफ द नेक्स्ट स्टेटमेंट बिगिन फ्रॉम द नेक्स्ट लाइन। इसका मतलब क्या है, जो आउटपुट होगा नेक्स्ट स्टेटमेंट का वो नेक्स्ट लाइन से शुरू होगा, ठीक है। द न्यू लाइन करेक्टर इंस्ट्रक्ट द कंप्यूटर टू एडवांस टू द नेक्स्ट लाइन। अगर हम ये करेक्टर लगा देते हैं तो जो कंप्यूटर है वो क्या करता है, एडवांस नेक्स्ट लाइन में एडवांस कर देता है किसको, हमारे आउटपुट को, हमारे रिजल्ट को, ठीक है। द न्यू लाइन करेक्टर इज इनक्लोज विद इन द कंट्रोल स्ट्रिंग। जो न्यू लाइन करेक्टर है वो किस में इनक्लोज होता है, कंट्रोल स्ट्रिंग में ही इनक्लोज होता है। देखो आप उसके अंदर ही बंद है, कंट्रोल स्ट्रिंग के अंदर ही आया हुआ है, ठीक है ना। इवन दो द न्यू लाइन करेक्टर इज कम्पोज ऑफ टू सेपरेट सिम्बल्स, दे आर ट्रांसलेटेड बाय कंपाइलर इनटू अ सिंगल करेक्टर। देखो अगर हमें पता है कि ये दो करेक्टर है, लेकिन अगर जब कंपाइलर इसको कन्वर्ट करेगा, ट्रांसफ़र करेगा, वो किस में कन्वर्ट होएगा, एक सिंगल करेक्टर में। अब यूज़ ऑफ कमेंट देखते हैं। कंसिडर द स्टेटमेंट प्रिंट, कंट्रोल स्ट्रिंग में क्या लिखा गया है, हेलो वर्ल्ड। उसके बाद स्लैश स्टार इट्स प्रिंट हेलो वर्ल्ड स्टार स्लैश, मतलब जो ये स्लैश है, स्टार और स्लैश जो कि एंड कर रहा है स्टेटमेंट की, इसके बीच जो भी स्टेटमेंट आ जाए उसको क्या बोलेंगे हम, कमेंट बोलेंगे, ठीक है। इन दिस स्टेटमेंट द फ्रेगमेंट डबल कोटेशन स्लैश स्टार इट प्रिंट्स हेलो वर्ल्ड स्टार स्लैश डबल कोटेशन एंड, ठीक है ना। ये हमें ऐसे प्रिंट करके देगा, ठीक है, अगर कोई भी कमेंट इसके बीच में आ जाए। नेक्स्ट देखते हैं, वेट। इन दिस स्टेटमेंट जो फ्रेगमेंट है, जो हमारा ये जो चीज़ है, ये इट प्रिंट्स हेलो वर्ड जो स्ट्रिंग में बंद हुई है, ये क्या है हमारा, इज़ द कमेंट इन द प्रोग्राम विच इज़ यूज टू डिस्क्राइब द प्रोग्राम। ये कमेंट होता है प्रोग्राम में जो कि प्रोग्राम को बताता है, ठीक है, प्रोग्राम को थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता है, थोड़ा सा अच्छे से रीडेबल कर देता है। द कमेंट आर नॉट प्रोसेस्ड बाय द कंपाइलर। जो कमेंट होता है वो कंपाइलर प्रोसेस नहीं करता, मतलब उस पर कोई होता नहीं है, ठीक है ना। जैसे कंपाइलर तो कन्वर्ट कर रहा था न्यू लाइन करेक्टर को सिंगल में, लेकिन यहाँ पे कोई कुछ भी कमेंट्स के साथ कंपाइलर नहीं कर सकता। एंड आर यूज टू मेक द प्रोग्राम मोर रीडेबल। और क्या करता है कमेंट, प्रोग्राम को रीड करने में हमारी मदद करता है, ईजियर हो जाए हमारे लिए रीड करना प्रोग्राम को, इसलिए कमेंट यूज़ होता है। कमेंट्स आर यूज सो दैट वेन एवर द प्रोग्रामर वॉन्ट टू रिकॉल द प्रोग्राम। कमेंट क्यों यूज़ होते हैं, सो दैट कमेंट क्यों यूज़ होते हैं, ताकि जब भी एक प्रोग्रामर प्रोग्राम को रिकॉल दोबारा से लाना चाहे, ही कैन ईजियर डू सो, वो आसानी से कर सके। कमेंट स्टार्ट विद किसके साथ स्टार्ट होता है, डबल कोटेशन स्लैश स्टार के साथ, और एंड किसके साथ होता है, स्टार और स्लैश के साथ। किसके साथ स्टार्ट किसके साथ होता है, स्लैश और स्टार के साथ, और एंड किससे होता है, स्टार और स्लैश के साथ। एनीथिंग इन बिटवीन दीज टू सिंबल इज कंसिडर एज कमेंट एंड इज प्रोसेस्ड बाय द कंपाइलर। इनके बीच स्लैश स्टार और स्टार स्लैश के बीच में अगर कोई भी स्टेटमेंट आ जाए उसको क्या बोलेंगे हम, कमेंट बोलेंगे। द फॉर्मेट ऑफ द कमेंट इज दिस। कमेंट कैन नॉट बी नेस्टेड। नेस्टेड का मतलब एक ही के अंदर कई सारे कमेंट नहीं आ सकते, ठीक है ना। पिछले में हमने देखा था किसके अंदर देखा था, वेट मैं बताती हूँ। इसके अंदर देखा था कि प्रिंट एफ में जो भी हम स्टेटमेंट है, ये अगर हमें डबल कोटेशन मार्क बीच में लाना है किसके, कंट्रोल स्ट्रिंग के, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बैक स्लैश डालना पड़ेगा तभी। लेकिन इसके अंदर हम एक और कमेंट डालना अलाउड नहीं है, एक ही एक कमेंट के अंदर दूसरा कमेंट डालना अलाउड नहीं है। देखो स्लैश स्टार हेलो वर्ल्ड स्टार स्लैश लगा दिया, ये अलाउड नहीं है। पहले से ही हमारा कौन सा कमेंट है, स्लैश स्टार दिस एग्जाम्पल डेमोस्ट्रेट, ये है। उसके बाद एक और कमेंट स्टार्ट कर दे जो कि अलाउड नहीं है, वो इनवैलिड है। कमेंट कैन बी स्प्लिट ओवर मोर देन वन लाइन। इसकी एडवांटेज क्या है कि इसके अंदर कोई भी लिमिट नहीं है, ये किसी भी कितनी भी हम इसके अंदर लाइन लिख सकते हैं, इसको स्प्लिट कर सकते हैं स्टेटमेंट्स में, ठीक है ना।
ये इसकी एडवांटेज है। हम नेक्स्ट देखते हैं द हैश इंक्लूड studio.h directive. The hash include directive is a pre-processor directive which is used to include the file studio.h into the program. जो ये hash include है ये किस में हेल्प करता है, इंक्लूड करने में, क्या, फाइल studio.h प्रोग्राम में फाइल ऐड करने में हेल्प करता है। द फाइल studio.h इज़ अ हेडर फाइल, ये एक हेडर फाइल होती है विच कंटेन फंक्शन दैट परफॉर्म इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन सच एज printf scanf। studio.h है ये हेडर फाइल होती है, ठीक है ना। इसके अंदर ही फंक्शन होते हैं, कौन कौन से फंक्शन, scanf और printf। मतलब scanf अगर हमें printf यूज़ करना है सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, studio.h फाइल को क्या करना पड़ेगा, इंक्लूड करना होगा इसमें प्रोग्राम में, जो कि कौन करके देगा, हैश इंक्लूड, ठीक है ना। बाय इंक्लूडिंग द फाइल studio.h वी कैन यूज़ इट्स फंक्शन इन आवर प्रोग्राम। अगर हम फाइल को इंक्लूड करते हैं किसको, studio.h को, तो हम यूज़ कर सकते हैं फंक्शन प्रोग्राम में, ठीक है ना। इन जनरल अ स्टेटमेंट दैट बिगिन विद द साइन हैश कॉल्ड एज अ हैश और पॉन्ड साइन इज़ नोन एज द प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। इसको हम क्या कह सकते हैं, जब ये साइन आता है इसको हम हैश बोल सकते हैं, और क्या नॉन एज, और उसको क्या बोल सकते हैं, एज अ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। द वेरियस अदर हेडर फाइल्स सच एज conio.h math.h ये सभी क्या है, हेडर फाइल है कंटेनिंग सेवरल यूजफुल फंक्शन। हम तो कौन कौन से फंक्शन पढ़ रहे हैं, printf और scanf, और इसको यूज़ करने के लिए हमें studio.h फाइल चाहिए होती है। लेकिन हमें अगर कहीं और फंक्शंस होते हैं, अगर उनको यूज़ करना है तो उनके लिए भी कई सारे फाइल होते हैं, कौन कौन से, conio.h math और .h कंटेनिंग सेवरल यूजफुल फंक्शन कैन बी इंक्लूडिंग इन आवर प्रोग्राम बाय यूजिंग द डायरेक्टिव। इनको भी हम इंक्लूड कर सकते हैं, कैसे, conio.h को अगर हमें इंक्लूड करना है तो क्या, हैश इंक्लूड conio.h, और उसके बाद अगर हमें किसको, math.h को अगर करना है तो क्या डालेंगे, हैश इंक्लूड math.h एंड सो ऑन, ठीक है। द मेन फंक्शन इज़ अ स्पेशल फंक्शन एंड मस्ट बी प्रेजेंट इन एवरी प्रोग्राम। ये स्पेशल फंक्शन होता है और ये हर एक प्रोग्राम में होना चाहिए। व्हेन एवर आ सी प्रोग्राम रन, जब एक मतलब सी प्रोग्राम लिखा जाता है, उसको एग्जीक्यूट किया जाता है, इट इज़ फर्स्ट फंक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। सबसे पहला फंक्शन क्या एग्जीक्यूट किया जाता है, मेन फंक्शन। इट कॉल ऑल अदर फंक्शन इन द प्रोग्राम अकॉर्डिंग टू द फ्लो ऑफ द प्रोग्राम, और इसके बाद सभी फंक्शंस आते हैं अकॉर्डिंग टू द फ्लो ऑफ प्रोग्राम के फ्लो के अकॉर्डिंग। कंसिडर द फ्लोइंग प्रोग्राम वॉइड मेन ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। इसके अंदर हमने क्या कर दिया, प्रिंट एफ एंटर द वंडरफुल वर्ड ऑफ सी प्रोग्रामिंग, प्रिंट एफ एंड मतलब न्यू लाइन हेलो वर्ड, इट्स प्रिंट हेलो वर्ड। इसके अंदर हमारे फर्स्ट वाले में क्या है, हम पे स्टेटमेंट स्ट्रिंग्स दी हुई है, सेकंड वाले में हमें क्या दिया हुआ है, न्यू लाइन में हेलो वर्ड दिया हुआ है, उसके बाद हमें एक कमेंट दिया हुआ है, इट प्रिंट्स हेलो वर्ड। इन द अबव ब्लॉक वॉइड के लिए इज़ द रिटर्न स्टेटस दैट मेन फंक्शन रिटर्न टू द ऑपरेशन सिस्टम। इन द अबव ब्लॉक वॉइड इज़ द रिटर्न स्टेटस, जो वॉइड है ये रिटर्न स्टेटस है दैट मेन फंक्शन रिटर्न टू द ऑपरेटिंग सिस्टम, की मेन फंक्शन कहाँ रिटर्न हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम में। द मेन फंक्शन कैन रिटर्न एनी डाटा टाइप, ये किसी भी डाटा टाइप को रिटर्न कर सकता है। एंड इफ़ एनी रिटर्न टाइप इज़ नॉट स्पेसिफाइड इट इम्प्लिसिटली रिटर्न इंट। अगर कोई, देखो मेन फंक्शन रिटर्न डाटा, इस मेन फंक्शन में कोई भी हमारा डाटा टाइप हो सकता है, मतलब मेन के आगे कोई भी हम डाटा टाइप, इंटीजर, करैक्टर, कोई भी डाल सकते हैं। लेकिन अगर हम कुछ भी ना डालें तो वो किसको स्पेसिफाई करेगा, इंट को। बाय डिफ़ॉल्ट किसको करेगा, इंट को। इन केस देर इज़ नो वैल्यू रिटर्न टू द सिस्टम यूजिंग रिटर्न सिस्टम को मतलब एंटर की प्रेस करने पे हम पे कोई भी वैल्यू नहीं मिली, इट रिजल्ट इन वार्निंग, और ये वार्निंग हो जाएगी टू अवॉइड दिस। और इस वार्निंग को अवॉइड करने के लिए हम क्या कर देते हैं, वॉइड में, मतलब मेन के आगे
मतलब हमें डाटा स्पेसिफाई करना ज़रूरी होता है, ठीक है ना, ताकि रिटर्न वैल्यू में हम पे वैल्यूज़ आ सके उसके हिसाब से। लेकिन बाय चांस मान लो हमने रिटर्न की, एंटर की, प्रेस की और हम पे कोई वैल्यू नहीं आई है, तो उसके केस में क्या हो जाएगी, वार्निंग हो जाएगी। इसलिए कोई भी डाटा स्पेसिफाई बेशक ना करो, तो उसके जगह हम क्या कर दिया, वॉइड कर दिया, ताकि हम वार्निंग से बच सकें, ठीक है। द मेन फंक्शन इन द above एग्जाम्पल कंटेन टू प्रिंट एफ स्टेटमेंट एंड अ कमेंट। हमने देखा था कि फर्स्ट जो स्टेटमेंट थी, एग्जाम्पल थे, वो क्या थी, टू प्रिंट स्टेटमेंट, टू प्रिंट एफ स्टेटमेंट थी, और एक कमेंट था, एक कमेंट इनक्लोज इन द करली ब्रेस में इनक्लोज था। ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम during the execution of the program control is passed first to the main function after the opening brace। इसने क्या लिखा हुआ है, जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है ना, रन करते हैं, मतलब एग्जीक्यूशन मतलब रन करते हैं किसी भी प्रोग्राम को, जो प्रोग्राम कंट्रोल है वो सबसे पहले किसके, मतलब प्रोग्राम किसके कंट्रोल में होता है, फर्स्ट टू द मेन फंक्शन आफ्टर द ओपन ब्रेस के बाद, मतलब देखो ये ओपन ब्रेस आई थी, ओपन ब्रेस के बाद, ठीक है ना, इसका मतलब ये है, सबसे पहले किसके पास जाता है, मेन फंक्शन के पास। कैसे, आफ्टर द ओपनिंग ब्रेस। द टू प्रिंट एफ फंक्शन आर देन कॉल्ड टर्न वाइज एंड ऑन इंक्रीमेंटिंग द क्लोज। और जो फिर हमने क्या किया, दो प्रिंट एफ फंक्शंस की स्टेटमेंट लिखी है, जिसको हम क्या कह सकते हैं, टर्न वाइज, क्योंकि लगातार आई है, एंड ऑन इनकाउंटिंग द, उसके बाद हम पे क्या आ गया है, क्लोजिंग ब्रेस आ गई थी, द मेन फंक्शन एंड। उसके बाद हम कह सकते हैं कि जो मेन फंक्शन है वो एंड हो गया, ठीक है। ईच स्टेटमेंट इन अ प्रोग्राम इज एंडेड विद अ सेमी कोलन। इसने कहा है कि जो भी हर एक स्टेटमेंट होती है प्रोग्राम में, वो किसके साथ एंड होती है, सेमी कोलन से। द सेमी कोलन इज अ स्टेटमेंट टर्मिनल। सेमी कोलन क्या है, स्टेटमेंट टर्मिनेटर है, जो कि एंड करता है, ठीक है ना। और टिपिकल सी प्रोग्राम देखते हैं कैसा होता है। हमें पता है सबसे पहले तो हमें एक फ़ाइल अटैच करनी होती है, ताकि हम पे फंक्शन आ सके। उसके बाद मेन फंक्शन डालना पड़ता है, क्योंकि सबसे पहले स्टेटमेंट मेन फंक्शन के पास जाती है। उसके बाद हम प्रोग्राम लिखते हैं, और उसके बाद हम उसको एंड कर देते हैं। यही प्रोग्राम का है ना। द टिपिकल सी प्रोग्राम कंटेन प्रोसेसर डायरेक्टिव होते हैं, मेन फंक्शन होता है, ऑप्शनल यूज़र डिफाइंड फंक्शन होते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम फ्लो, सिंबल करैक्टर होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं विच कैन बी यूज्ड इन मेन फंक्शन और अदर फंक्शन, कमेंट्स आर यूज्ड, कमेंट्स होते हैं, वेरिएबल होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, आर यूज्ड टू मेक प्रोग्राम डिस्क्रिप्टिव, ये इसको डिफाइन करने के लिए हेल्प करते हैं। एंड यूज़र रीडेबल, और यूज़र जो है इसको रीड कर सके उसके काबिल बना देते हैं, ठीक है। एंड ओवरव्यू ऑफ अ बेसिक सी प्रोग्राम इज़ गिवन बिलो। इसका एक एग्जांपल नीचे दिया गया है। देखो सबसे पहले तो स्टूडियो एच हमने डाला है, उसके बाद कोई मेन फंक्शन क्या वॉइड डाला हुआ है, यहाँ प्रोसेसर डायरेक्टिव डाले गए हैं, स्टार्ट ऑफ द मेन एक कमेंट, दो कमेंट डाले गए हैं। उसके बाद मेन फंक्शन स्टार्ट होता है, जो भी हम लिखते हैं, इसके अंदर एक स्टेटमेंट है प्रिंट एफ स्टेटमेंट। उसके बाद मेन फंक्शन एंड होता है, और लास्ट में क्या स्टेटमेंट दी है, एंड ऑफ कमेंट क्या दिया है, एंड ऑफ द मेन फंक्शन। Let us take a beginner step in understanding and using C by demonstrating the above statement using an actual C program। हम एक actual C program देखते हैं, ताकि हमारे लिए ईजी हो सके एक प्रोग्राम को समझना। The program given below is quite basic and is only for रीडर्स क्लैरिफिकेशन। ये सिर्फ बेसिक प्रोग्राम है और रीडर के क्लैरिफिकेशन के लिए है। एक्चुअली द कंपाइलर कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सी प्रोग्राम इज़ डिफाइंड बाय प्रोग्रामर्स स्किल। जो प्रोग्राम के जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो किससे डिफाइन हो सकती है, प्रोग्रामर के स्किल से, अंडरस्टैंडिंग से, एंड यूसेज रिक्वायरमेंट से, कि हमें कैसी रिक्वायरमेंट है, प्रोग्रामर की क्या स्किल्स है, उसके बेस पे सी प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी हमें पता चलती है। सबसे पहले हमने क्या कर दिया, इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, उसके बाद इंक्लूड कोरियो डॉट एच की हमें जो से फंक्शन चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर देंगे, फाइल को अटैच कर देंगे। मेन फंक्शन स्टार्ट करेंगे, जो भी हमें लिखना है वो हम लिखेंगे, और उसके बाद एंड ऑफ द प्रोग्राम इन्होंने क्या दिया है, हमें कमेंट दिया है। लास्ट में एग्जीक्यूशन हमें आउटपुट मिलेगा हेलो वर्ल्ड और वेलकम टू द सी प्रोग्रामिंग, प्रिंट एफ फंक्शन है क्योंकि, ठीक है ना। एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम
सबसे पहले हम इसका डायग्राम देख लेते हैं, ठीक है। ये इससे हम सीधा समझ जाएंगे। सबसे पहले क्या होता है, स्टार्ट, क्रिएट द सोर्स प्रोग्राम। हम सोर्स प्रोग्राम को, जिससे हम प्रोग्राम बना सके, उसको क्रिएट करते हैं। स्टोर इट इन फाइल विद एक्सटेंशन डॉट सी। हम उसके बाद क्या करते हैं, एक फ़ाइल को स्टोर कर देते हैं, सेव कर देते हैं, किसके साथ, एक्सटेंशन सी के साथ। उसके बाद कंपाइल द प्रोग्राम, जो प्रोग्राम बना हुआ है उसको कंपाइल करते हैं। कंपाइल मतलब उसके अंदर एरर ढूंढते हैं। आर देयर सिंटैक्स एरर, अगर यहाँ पे कोई एरर है येस तो रेक्टिफाई द एरर, अगर नो लिंक द प्रोग्राम। और लिंक करने के बाद आर देयर लिंकिंग एरर, यहाँ अगर यहाँ पे लिंकिंग एरर है, येस है तो रेक्टिफाई द एरर, अगर नहीं है एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। आर देयर रन टाइम और लॉजिक एरर, यहाँ पे अगर एग्जीक्यूशन एरर है, रन एरर है या फिर लॉजिक एरर है तो उसको फिर से हम रेक्टिफाई करेंगे, नहीं है तो डिस्प्ले रन रिजल्ट एंड स्टॉप, ठीक है। इसके अंदर बस यही है मेनली, आप इसको डीपली पढ़ लेना, बट एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम हम इससे समझ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हुआ तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हुई आप कमेंट में पूछ लेना, मैं इसको डिफ़ाइन कर दूँगी, ठीक है। थैंक यू गाइज़।